इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस की हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसके पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से जो प्रोडक्शन है उसको हम नापते हैं कि आखिर प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हुआ और टर्शियरी में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो लास्ट जो हमने किया था वीडियो, पिछला वीडियो, उसमें हमने देखा था कि एक क्वेश्चन छोड़ा गया था जिसमें कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट तीनों सेक्टर्स में कितना है और पिछले कुछ सालों में चेंजेस देखे गए हैं नहीं, जैसा कि हमने डेवलप कंट्रीज़ के एग्जाम्पल में पढ़ा था पिछला वीडियो में। तो इसी चीज़ को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ क्या है? जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, यानी इंडिया का जीडीपी बताया गया है और उसको सेक्टर वाइज बांटा गया है। तो यही आपको जो ग्राफ 1 है ये आपको 1973 का डाटा और 2003 का डाटा देता है। और इस दोनों ग्राफ को देखकर एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 30-40 सालों में इंडिया में क्या बदलाव आए हैं। तो आइए हम इस ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ को जैसे कि आप देख सकते हैं 1973 का अगर आप ग्राफ देखें तो 1973 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे बड़ा सेक्टर था। इसका शेयर आप देख सकते हैं, शेयर इसका सबसे बड़ा है आपके टर्शरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उसके मुकाबले। और वहीं आप अगर 2003 को देखते हैं तो 2003 में जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा हमारा हो चुका है? हमारा सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी ये दोनों आते हैं। तो देखिए, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसा हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्जांपल में पढ़ा था कि पहले तो हमारा प्राइमरी जो सेक्टर हुआ करता था वो मेन सेक्टर होता था इकोनॉमी में, लेकिन उसके बाद फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ गया। फिर उसके बाद कुछ 50-100 सालों बाद चेंजेस आ गए जिसमें हमारा टर्शियरी सेक्टर जो था वो मेन सेक्टर हो गया। और यही चेंज हमारे देश में भी आया, लेकिन ये चेंज हमारे देश में करीब 30 सालों में ही आ गया। तो देखिए, इसी से रिलेटेड अब हम आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 एंड 2003 शो। तो आखिर ये जो कंपैरिजन है इन 2 सालों का, आखिर ये क्या करता है और क्या कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं इस कंपैरिजन से, हम इस चीज़ को अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये है कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो अब इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है 1973 के मुकाबले। और अगर पिछले 30 सालों को देखें, यानी कि 2003 से 1973 के बीच में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स में बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, नहीं, प्रोडक्शन तो हमारा प्राइमरी में भी बढ़ा है, सेकेंडरी में भी बढ़ा है और टर्शियरी में भी बढ़ा है। लेकिन जितना ग्रोथ हमारे टर्शियरी सेक्टर में हुआ है उतना ग्रोथ हमारे सेकेंडरी में भी नहीं हुआ है और प्राइमरी में भी नहीं हुआ है। और इस वजह से जो हम 2003 का ग्राफ देखते हैं उसमें जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। यानी अब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि अब जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे टर्शियरी सेक्टर से आता है और उसके बाद ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर आता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल सिंपली पूछा जा रहा है, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजंस। आखिर जब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है ये इंडिया में आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जबकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं वो भी उन्होंने भी ग्रोथ हासिल किया है, लेकिन ऐसा ग्रोथ उनको क्यों नहीं मिला जितना ग्रोथ हमारे टर्शियरी सेक्टर को मिला। तो इसमें कई पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी देश की बात करें तो किसी भी देश में बहुत तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत तरह के सर्विसेज की, जैसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
तो ये सभी जो सर्विसेज हैं इनको बेसिक सर्विसेज कहा जाता है, यानी किसी भी कंट्री में इन सर्विसेज का होना एकदम बेसिक चीज़ है। और कोई डेवलपिंग कंट्री में, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, जैसा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सभी काम जो होता है, ये सभी सर्विसेज जो होते हैं, इनको गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है डेवलपिंग कंट्री में। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे क्यों ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, यानी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसकी वजह से सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होता है। सर्विसेज कैसे सर्विसेज, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस हो गया, या फिर ट्रेड हो गया, या फिर स्टोरेज हो गया, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, उतना ही ज़्यादा हमारा इस तरीके के सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे लोगों का लेवल राइज होता है, तो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है टर्शियरी सेक्टर के जो सर्विसेज हैं उनमें से कुछ सर्विसेज का डिमांड करने लगता है, जैसे बाहर खाना खाने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट्स है उसका, या फिर टूरिज्म का, या फिर शॉपिंग का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट स्कूल का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का। तो इन चीज़ों को आप सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप शहर में नहीं रहते होंगे ज़्यादातर बड़े सिटीज़ में, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए वहाँ पर शहरों में ऐसा होता है कि जो एक तबका है सोसाइटी का, उसके पास काफ़ी पैसा होता है, और वो काफ़ी पैसा होने की वजह से इन चीज़ों पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार होता है। जैसे वो रेस्टोरेंट्स में जाता है, टूरिज्म के लिए जाता है, शॉपिंग के लिए जाता है, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डालता है, प्राइवेट कई तरह के प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उस सोसाइटी के तबके के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है या फिर जो भी वो काम कर रहा है उसमें काफ़ी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह की सर्विसेज में वो आसानी से खर्च कर सकता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कि देखिए पिछले डिकेड की बात करें, पिछले 10 साल या 15 साल की बात करें, तो कई तरह के नए सर्विसेज आए हैं जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो चुके हैं किसी भी कंट्री के लिए, जैसे कि हमारा इंडिया है या कोई भी कंट्री के लिए। इन सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी रैपिडली राइज कर रहा है, काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है। और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नए सर्विसेज का और उनके एक्सपेंशन का आखिर क्या रीज़न है, इन चीज़ को हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सभी जो सर्विस सेक्टर है वो एक समान नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में जितने भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सभी सेक्टर्स का बढ़ावा हो रहा है। यानी कि अगर हम जैसे सर्विस सेक्टर में बहुत तरह के हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट को आप बात कर लें, या फिर आप बात कर लें हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या स्कूल्स को, सभी को बराबर बढ़ावा नहीं मिल रहा है। कुछ सेक्टर्स जो है वो काफ़ी राइज कर रहे हैं, कुछ सेक्टर जो है वो काफ़ी लो उनमें राइज हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो सर्विसेज हैं, कुछ जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को हायर करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़ा संख्या जो वर्कर्स का है वो सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सनस हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो गए। ये सभी लोग जो हैं ये हमारे छोटे छोटे काम करते हैं, और इनका जो इनकम होता है, यानी इनका जो मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है। और इस वजह से ऐसा नहीं है कि इनको बहुत एक अच्छा लाइफ जीने को मिलता है, ये मुश्किल से ही अपने घर का खर्च चलाने पाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इनके पास कोई भी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है काम के लिए। इनके ये जो काम कर रहे हैं वो यही काम उनको करते रहना है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई दूसरा काम ये जाकर करने लगे। तो इसलिए केवल एक पार्ट जो है इस सेक्टर का वो काफ़ी ग्रो कर रहा है इंपॉर्टेंस में। जैसे कि अगर आप बात कर ले टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लें, यानी जो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हो गया, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका ग्रोथ जो है दूसरे सेक्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और इन चीज़ों के बारे में आप आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, तो इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसी में हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। लेकिन बात यहाँ पर सवाल उठता है कि ठीक है हमारा सर्विस सेक्टर तो इंपॉर्टेंट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी के मुकाबले, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने प्रतिशत लोग जॉब करने वालों में से किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी प्राइमरी में कितने काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने काम कर रहे हैं, टर्शियरी में कितने काम कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ग्राफ 2 जो है हमारा वो दिखाता है कि तीनों सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। और इसके बाद
अब देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है तीनों सेक्टर का वो पिछले 30 सालों में कितना बदला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में जो चेंज आया है तीनों सेक्टर का जीडीपी में के शेयर में, यानी किस सेक्टर का जीडीपी में कितना शेयर है, ऐसा ही शिफ्ट हमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखने को मिला है। तो अगर आप ग्राफ 3 को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं तीनों सेक्टर्स में 1973 और 2000 के बीच में। तो इस ग्राफ को देख लेते हैं पहले, हम उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ जैसे कि देख सकते हैं 1973 में करीब हमारे 70% से ज़्यादा लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन हम 2000 ईस्वी में बात करें करीब हमारे 27 सालों बाद भी करीब 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो ऊपर आपने देखा कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारा टर्शियरी सेक्टर का वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हम जब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की या फिर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी, तो हमारा जो चेंज हमें देखने को मिला है हमारे जीडीपी में या फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में तीनों सेक्टर में, वैसा चेंज हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिला है। यानी कि हमारा एक्सपेंशन तो हुआ है सर्विस सेक्टर का, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं जितना हमारा एक्सपेंशन हुआ है जिस रेशियो में। तो अगर आप देखें तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो अभी भी कंटिन्यू करता है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में 2000 ईस्वी को पार करने के बाद भी। अब 2018 का क्या डाटा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने पाऊंगा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जैसा हमने चेंज देखा जीडीपी के रेशियो में कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, आखिर वैसा चेंज हमें एम्प्लॉयमेंट के केस में क्यों देखने को नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा चेंज क्यों नहीं आया। और उसका रीज़न ये है कि जितने प्रतिशत में हमारा ग्रोथ हुआ प्रोडक्ट के क्रिएशन में, उतने परसेंट में हमारे जॉब्स का क्रिएशन नहीं हुआ है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। यानी जितना ग्रोथ आउटपुट में हुआ है उतना ग्रोथ हमारे जॉब में नहीं हुआ है। इस वजह से एक बड़ा रीज़न है कि हम नहीं देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में उतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो पिछले 30 सालों में यानी 1973 से 2003 के बीच में जो 8 गुना बढ़ चुका है। यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना गुना बढ़ा है? 8 गुना। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 गुना बढ़ा है, 2.5 टाइम्स। तो इसी तरीके से हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी हुआ है। तो सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो करीब 11 गुना बढ़ा है, 11 टाइम्स। और वहीं जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर्विस सेक्टर में वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि एक हमें एम्प्लॉयमेंट में डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो तो 11 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन हमारा जो जॉब क्रिएशन है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है। तो इस वजह से अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर में हमें उतने ज़्यादा लोग काम करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं जितना कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इसका रिजल्ट देखिए ये होता है कि अभी भी आधा से ज़्यादा वर्कर्स जो है कंट्री में वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली एग्रीकल्चर में। और ये जो जॉब है यानी जो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ये अभी क्वार्टर ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 2003 में करीब 25% के आसपास ये प्रोड्यूस करता है। और इसके मुकाबले जो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी का करीब 75% जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और वो सिर्फ हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसके मुकाबले कम लोगों को जॉब देता है। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब हम यही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से क्लियरफाई यहाँ पर किया गया है। तो क्लियरफाई क्या किया गया है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत है, प्राइमरी सेक्टर में जितने लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अगर वहाँ से कुछ लोगों को काम से निकाल भी लिया जाए या फिर उनको हटाकर दूसरी जगह पर काम पर रख लिया जाए तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है उसके प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आती है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो वर्कर्स हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब ये अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को समझेंगे।
तो यहाँ पर देखिए एक स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, जिसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि करीब 2 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है, जो कि अनइरिगेटेड लैंड है, वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंडेंट है और वो ज्वार और अरहर जैसे फसल उगाती है। और उसकी फैमिली में जो 5 मेंबर्स हैं वो सभी इसी प्लॉट पर काम करते हैं पूरे साल के लिए। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उनके पास कोई और काम नहीं है, कहीं और वो जाकर काम कर नहीं सकते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे कि उस फैमिली के सभी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनमें से कोई आराम भी करता है। लेकिन अगर रियलिटी में हम बात करें तो उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है, और उनकी उनकी फैमिली में से जो हर एक व्यक्ति है वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली एम्प्लॉयड है, यानी कि वो 24/7 या फिर एक तरीके से फुल्ली जॉब के रूप में वो काम नहीं कर रहा है। कोई 1 घंटे जाकर काम देख लेता है, कोई 2 घंटे जाकर काम देख लेता है, कोई 2 दिन पर जाकर देख लेता है। इस तरीके से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि जहां पर एक आदमी की जरूरत है काम करने के लिए, वहां पर एक की जगह पर 2 या फिर 3 या फिर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि 4 लोग काम तो कर रहे हैं, लग रहा है कि चारों लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वहां पर जरूरत कितने लोगों की है? सिर्फ एक की। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि देखिए उनकी जितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, यानी कि मतलब समझिए कि एक व्यक्ति अगर 1 घड़ा बना सकता है, 1 घड़ा बना सकता है 1 दिन में, लेकिन वहां पर 4 लोग मिलकर 1 घड़ा बना रहे हैं, तो यही क्या हो गया? यही हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि 2 हेक्टेयर का जो प्लॉट है उसमें एक आदमी खेती को संभाल सकता है, एक आदमी खेती कर सकता है अकेले ही, लेकिन वहां पर 4 लोग या फिर 5 लोग या फिर 10 लोग मिलकर अगर खेती कर रहे हैं, तो इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि जहां पर एक आदमी से काम चल जाए, वहां पर 4 लोगों को जॉब मिल रहा है, 5 लोगों को मिल रहा है, 10 लोगों को मिल रहा है, और वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक आदमी 2 हेक्टेयर में अगर काम करता है तो 4 लोगों को कितने हेक्टेयर में काम करना चाहिए? 8 हेक्टेयर में काम करना चाहिए, लेकिन वो कितने पर कर रहे हैं? वो सिर्फ 2 हेक्टेयर पर काम कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी उनका जितना पोटेंशियल है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना उनका औकात है, उससे वो कम काम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये एक तरीके से छुपा हुआ होता है। आप रियलिटी में अगर आपने आसपास देखें तो आपको कई बार ऐसा एग्जाम्पल ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन रियलिटी में आपको पता नहीं चलेगा। तो कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखने पर लगेगा कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड हम नहीं कह सकते, अंडर एम्प्लॉयड हैं। और इसी को दूसरे वर्ड में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वही हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कहानी पढ़ी, उस कहानी में एक कंडीशन हम ऐड करते हैं। कंडीशन क्या हुआ कि एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, जो कि आता है और लक्ष्मी के 1 या 2 फैमिली मेंबर को अपने घर पर हायर कर लेता है और अपने फार्म में काम करने के लिए हायर कर लेता है। तो इस वजह से जो लक्ष्मी की जो फैमिली है वो कुछ अब एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है वेजेस के जरिए, और उस छोटे से प्लॉट को देखने के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत नहीं थी। इस वजह से अब वहां पर 2 लोग चले भी जाएं तो उस प्लॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्शन पर, और इस वजह से जो हमारा प्रोडक्शन पहले हुआ करता था उस प्लॉट पर वो भी अब उतना ही होगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि 2 लोग जो हैं वो अपने काम से हट सकते हैं और किसी काम में, फैक्ट्री में या फिर कहीं भी काम कर सकते हैं और फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं, और उनका जो फैमिली इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और उनका लैंड पर जितना प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन को भी कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए यहां तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा, लेकिन रियलिटी में इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे लाखों फैमिली मेंबर्स हैं, लाखों फार्मर्स हैं लक्ष्मी के जैसे, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। यानी कि एक फैमिली के 5 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, 10 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जरूरत कितनी की है? सिर्फ 1 की जरूरत है या फिर 2 की जरूरत है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी बड़ी संख्या में अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल इसलिए बहुत एक ज़रूरी हो जाता है या फिर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर 1, 2, 10 हज़ार, 10,000, 1 लाख की बात हो तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जब हम बात करते हैं कि 50% लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जॉब करने के लिए। और अगर इसमें से हम अगर
20% को रिमूव कर दें या फिर 30% को रिमूव कर दें और हम सिर्फ 20% लोगों को प्राइमरी सेक्टर में जॉब पर रखें, तो भी हमारा जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर का वो कम नहीं होगा, बल्कि उतना ही रहेगा, या फिर हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर कंडीशन है प्राइमरी सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है। तो देखिए, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हो सकता है, ये दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, हजारों की संख्या में कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में अर्बन एरियाज में काम करते हैं, जो कि डेली एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करते हैं या फिर सर्च करते हैं। तो वो पेंटर्स के रूप में काम करते हैं, प्लम्बर्स के रूप में काम करते हैं, रिपेयर पर्सन के रूप में काम करते हैं, या फिर कोई भी दूसरा जॉब करते हैं। और उनमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो उनको डेली काम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि साल के 365 डेज उनको काम मिलता है। जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला या फिर काम मिला तो वो महीने में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन आपको काम करने के लिए आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं जब तक उन्हें अगली बार जॉब ना मिले। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर के वो स्ट्रीट पर आपको कार्ड खींचते हुए या फिर कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे, जो कि अपना पूरा दिन बिता देते हैं सामान को बेचने के लिए रोड पर, और उनको बहुत ही कम इनकम होता है। तो आप आसानी से इन लोगों को देख सकते हैं जो कि ठेले पर सामान बेचते हैं रोड के साइड में, या फिर कुछ और बेचते हैं तो रेलवे स्टेशन पर कहीं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो ये एक तरीके का अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी उनकी जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी है अर्न करने की या फिर प्रोडक्शन करने की, उतना वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में तो ये सिंपली विजिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हर सेक्टर में होता है या फिर हो सकता है। तो देखिए, ये सभी लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते इसलिए ये लोग क्योंकि उनके पास कोई दूसरा इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई जॉब है फैक्ट्री में या फिर कहीं और जॉब है जहां पर वो जाकर काम कर सकते हैं, नहीं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो कहीं और जाकर काम करें। तो इस वजह से वो जो काम कर रहे हैं वही वो करते आ रहे हैं या फिर वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।